हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सो हम मनी बैंकिंग फाइनेंस फिनिश कर रहे हैं। इसके हम 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उस पर आप लोग का बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मनी बैंकिंग फाइनेंस इज़ वन ऑफ द रिवॉर्डिंग एंड लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इसको फिनिश करने के बाद हम सेकेंड लेंथीएस्ट एंड सेकेंड रिवॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि है अपना फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट और पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, उसकी वीडियो नेक्स्ट से आने लगेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ ना, आई एम डूइंग इट विथ माई फुल कॉन्फिडेंस एंड विथ फुल डिवोशन, क्योंकि यही है जो मैं प्रीलिम्स में खुद करूँगा, प्रीलिम्स में जो मैं खुद एग्ज़ाम हॉल में लेके जाऊँगा। इसलिए मैं इस पूरे एंडेवर के लिए इतना ऑनेस्ट हूँ। मैं आपको ना कोई पेड कोचिंग बेच रहा हूँ, ना मेरा कोई पेड प्रोग्राम है। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज ऑफ माई enthusiasm. It is because of my own interest. So I will not waste your time, I will not waste my time. So being said that, let's start with the first question of 2017. But before that, let's reiterate our motto, that is plus 40 marks above our baseline, जो कि 70-80 मार्क्स है, जिसमें मैक्सिमम जनता होती है, जो सीरियस जनता होती है। इससे प्लस 40 हम ले आएंगे और हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बीइंग सेड दैट, लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। एक अपना गवर्नर होता है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस कमेटी का। 2 RBI की तरफ से होते हैं। 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो 6 टोटल हो गए। 3 RBI की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। इनका बस एक ही काम होता है, रेपो रेट डिसाइड करना। ठीक है, इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। सिर्फ रेपो रेट जो है वो MPC डिसाइड करेगी। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट, MSF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बाकी के जो सारे डिसीजन हैं वो सोली गवर्नर लेगा। ठीक है, MPC का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, पॉलिसी रेट डिसाइड करना, रेपो रेट डिसाइड करना। ठीक है, सबको एक वोट मिलता है, गवर्नर को कास्टिंग वोट मिलता है। लेट्स से अगर टाई हो गया 3:3 का, क्योंकि 6 मेंबर है ना, अगर टाई हो गया तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होगा, ही कैन ब्रेक द टाई। दे हैव टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, ये लीगली बाइंडिंग टारगेट है। कोरम 4, मतलब एटलीस्ट 4 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज फ्यू बेसिक थिंग। एक और बेसिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक अपना इन्फ्लेशन का टारगेट होता है। इन्फ्लेशन का टारगेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद कंसल्टेशन ऑफ RBI। 5 साल के लिए डिसाइड होता है। अभी करंटली 2026 तक हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है दैट इज़ 4 ± 2। और ये टारगेट कौन सा होता है? अपना CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये CPI, MPI, CPI हेडलाइंस, ये सब आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक्स में आएगा। ठीक है, सो लेट्स डू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इट डिसाइड्स द RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट इज़ 12 मेंबर बॉडी। नहीं, हमने अभी पढ़ा 6 मेंबर बॉडी है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ये RBI के गवर्नर के अंदर चेयरमैन, मतलब RBI का गवर्नर जो है इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के गवर्नेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। ठीक है, अब ये स्टेडली इंक्रीज्ड, स्टेडली डिक्रीज जनरली गलत होते हैं, नॉट द रूल। अब ये लास्ट डेकेड बोल रहा है, मतलब 10 साल का पूरा ट्रेंड कह रहा है कि इंक्रीज ही होता गया, मतलब गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करती गई। ऐसा मोस्ट लाइकली नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर था जब SBI बैंक में बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हो रहा था। सो इट वॉज करंट अफेयर ऑफ दैट टाइम। सो दिस ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। ठीक है, सो इससे आया ना कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन को कभी कभी हम रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है कि लेट से कोई बैंक के पास बहुत सारा NPA है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसके पास बहुत सारा बैड लोन्स है एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी तरफ से इसको रिकैपिटलाइजेशन करती है, मतलब कुछ पैसा इसको देती है ताकि ये वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है, दिस इज़ द प्रोविज़न। बट ऐसा नहीं है कि ईयर दर ईयर बढ़ता ही गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी भी लिमिटेशंस हैं। राइट, सो बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर ऑफ मनी। ठीक है, तो लीगल टेंडर क्या होता है, लेट्स सी इसका डेफिनेशन। लीगल टेंडर के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला फिएट मनी होना चाहिए, दूसरा लीगली वैलिड होना चाहिए। लीगली वैलिड का मतलब क्या है कि अगर लेट से आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है ना, लेट से 100 रुपये का आपने लोन लिया और आप वो 100 रुपये का लीगल टेंडर मतलब 100 रुपये का नोट लेकर आप एक्सिस बैंक के पास गए, तो एक्सिस बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट दैट मनी, ही कैन नॉट और इट कैन नॉट रिफ्यूज दैट मनी, सो इसलिए वो लीगल टेंडर होता है। नाउ फिएट मनी के दो कंपोनेंट होते हैं, ये या तो फिजिकल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है, प्लस इट शुड बी रिलीज्ड बाय सम गवर्नमेंट बॉडी या सॉवरेन बॉडी, मतलब किंग क्वीन टाइप भी रिलीज कर सकते हैं। तो लीगल टेंडर के ये तीन कंपोनेंट हो गए, फिजिकल हो, वर्चुअल हो, गवर्नमेंट ने रिलीज किया हो, प्लस लीगली वैलिड हो। बीइंग सेड दैट, लेट्स एनालाइज आवर ऑप्शंस। इसमें क्या कह रहा है, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, बिल्कुल फालतू ऑप्शन। द मनी विच द क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल पहले ही दिख गया, सो वी विल मूव अहेड। 2008 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। याद है हमने बासेल नॉर्म्स पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसमें हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और रिस्क वेटेड एसेट इस तरह के 2-3 कीवर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, तो अगर लेट से अगर आपको ये बासेल नॉर्म्स नहीं भी याद है, लेकिन अगर आप इसकी सिर्फ इंग्लिश मीनिंग जानने की कोशिश करो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी मतलब क्या होता है, मतलब आई एम एडिक्वेट, मतलब मैं खुद में पर्याप्त हूँ, मुझे रिस्क नहीं है ज़्यादा, तो आई एम बैलेंसिंग माई रिस्क। ठीक है, तो क्या करें, बैंक्स हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स, मतलब रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब एडिक्वेट बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आपने बोल दिया कि सारे बैंक डिसाइड करें तो फिर वो PNB जैसे घोटाले होने लगेंगे, ये लोग जीरो फॉर्म रखेंगे, सब दनादन लोन दे डालेंगे। तो RBI क्या करता है, एनफोर्स करता है इन चीज़ों को, है ना, बासेल नॉर्म के परव्यू में, मतलब बासेल नॉर्म RBI अप्लाई करता है, ऑल्दो नॉट सेम, डिपेंडिंग ऑन कि किसको कितना चाहिए, बट दे कैन नॉट डिसाइड, ईच इंडिविजुअल बैंक कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग, ऑप्शन A विल बी करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया। ATMs इन इंडिया कौन लिंक करता है, ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो NPCI है, RBI है, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI, दैट मैनेजेस ऑल द ATMs इन इंडिया। अब वो उसको मैनेज कैसे करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके एक इनकी टेक्नोलॉजी है ना, ये अपना आपको रटना है, दिस मैनेजेस आवर ATM नेटवर्क, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अच्छा, अब NPCI की बात चल रही है तो इसके और सारे फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। NPCI अपना सबसे बड़ा गेम चेंजर थिंग जो UPI, वो किसका ब्रेन चाइल्ड था, NPCI का। E-रूपी है ना, ये टारगेटेड ट्रांसफ़र के लिए ये E-रूपी करके कूपन बनता है। अच्छा, एक E-रूपी भी होता है, ठीक है, ये अपना क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। सो ये E-रूपी और इस E-रूपी में है ना, ये अंतर है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये वो बिटकॉइन वाला टाइप का है ना, कि मतलब जो जिसमें आपको डिजिटली करेंसी रख सकते हो, बैंक टू बैंक, पीयर टू पीयर सीधा ट्रांसफ़र होगा, ये वाला मामला है। और जो ये E-रूपी है, ये E-रूपी क्या है, अपना एक काइंड ऑफ अमेजॉन वाउचर जैसा है, जो आप एक पर्टिकुलर जगह ही रिडीम कर सकते हो। सो ये मामला भी NPCI ने किया था। फिर जो टोल कलेक्शन होता है अपना, ठीक है, वो भी NPCI है। जो नेशनल अकाउंटिंग क्लियरिंग हाउस, ये बहुत सारे, जैसे लेट से आपको 1,00,000 1.5 लाख लोग को एक साथ पैसा भेजना हुआ, जैसे मनरेगा को भेजती है ना पैसा अपनी गवर्नमेंट, तो वो नेशनल या तो नेशनल क्लियरिंग हाउस यूज़ करेगी या आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यूज़ करेगी, जिसको ABPS बोलते हैं। ठीक है, सो ये सब NPCI की देन है। तो NPCI के बारे में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है कि लेट से एक अपना ये है, अपना ग्राहक है ना, और एक अपना मर्चेंट है, और एक ये पेमेंट सिस्टम है। तो क्या होता है कि इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए, लेट से ये जो क्रेडिटर की बैंक है, ये मर्चेंट की बैंक है, और एक पेमेंट बैंक सिस्टम बीच में, जैसे लेट से रुपे कार्ड हो गया, है ना,
ये वीज़ा हो गया, ये क्या करता है कि एक तरफ मर्चेंट है, एक तरफ अपना कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर ने लेट से एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट है और उसको मर्चेंट के एसबीआई में भेजना है पैसा, तो बीच में एक पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों एंटिटी है ना, कस्टमर का बैंक, एसबीआई का बैंक, मतलब कस्टमर का बैंक, मर्चेंट का बैंक और जो ये पेमेंट गेटवे है, ये तीनों फ्री में तो चल नहीं रहे हैं, तो ये कुछ पैसा लेते हैं। और ये पैसा किससे लेते हैं? जो भी सेलर होता है, जो मर्चेंट होता है, दुकानदार जो होता है, ठीक है। तो दुकानदार के पास वो एक ऐसी डिवाइस होती है ना जिसमें वो कार्ड स्वाइप करता है, तो जितनी बार आप अपना कार्ड उस पर स्वाइप करोगे कुछ परसेंट उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में इन तीनों को देना पड़ता है। वो कैसे इंडिविजुअल डिवाइड होता है वो हमें नहीं जानना है, बट ये जान लो कि कंज्यूमर का बैंक, पेमेंट गेटवे और मर्चेंट का बैंक, ये तीनों एमडीआर में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। सो बीइंग सेड दैट, अब इसमें देखो कौन सा है, द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक नहीं, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक नहीं, द चार्ज टू मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड, द इंसेंटिव गिवन बाय, ये नहीं है, द अमाउंट पेड बैक, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट 2009 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, अब इसमें अगर बाकी के ऑप्शन आप पढ़ो, क्या कह रहा है, इंसेंटिव गिवन बाय बैंक, इंसेंटिव तो नहीं है ना, हमें पता है कि ये मर्चेंट पे करता है। द अमाउंट पेड बैंक बाय बैंक्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि बैंक तो पे नहीं कर रही हैं। द इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल फालतू ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन सी इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट ऑप्शन। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये था ना M3/M0, M3 का फॉर्मूला क्या है, करेंसी विथ पब्लिक प्लस एवरीथिंग इन बैंक, ठीक है। बैंक में सब कुछ जो है, मतलब डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट प्लस करेंसी विथ पब्लिक को M3 बोलते हैं। M3 इज ए ब्रॉड मनी, हमने M1, M2, M3, M0 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। M0 क्या है, जो RBI इनिशियली जो पैसा क्रिएट करता है, ठीक है। सो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और एक फंक्शनिंग इकोनॉमी में जो मनी मल्टीप्लायर होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तभी होगा ना कि पैसा घूम रहा है लोन के रूप में। तो जैसे जैसे हमारी बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, मतलब बैंक में पैसा जाएगा, फिर वो किसी को लोन होगा, फिर वो खर्च करेगा, फिर बैंक में जमा करेगा, फिर वो किसी को लोन होगा, तो इस तरह से मनी जब सर्कुलेट होगी ना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, तो हमारी जो M3 है वो इम्प्रूव होगा। और जब M3 इम्प्रूव होगा तो हमारा मनी मल्टीप्लायर इम्प्रूव होगा। सो ये क्वेश्चन 2019 में भी एक बार आया था, ये क्वेश्चन सेम 2021 में भी आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। जब जब अपने पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तब तब हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, ठीक है। सो इसमें भी यही हो जाएगा, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। ऑलराइट, ठीक है, ये सी आप लगा लेना। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आप पढ़ लो कि अगर हमारा CRR 4% है तो मनी मल्टीप्लायर 25 होगा, CRR 10% है तो मनी मल्टीप्लायर 10x होगा, CRR 5% है तो मनी मल्टीप्लायर 20x होगा। अब इसको देख के अपना C सेट निकालो और फॉर्मूला बना के मुझे कमेंट करो कि अगर हमारा CRR X% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, ठीक है। ये देख के आपको लॉजिक लगाना है, C सेट ऐसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो, दिस वॉज ए होमवर्क फॉर यू, कमेंट में आपको बताना है। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख रहे हो आप मनी बैंकिंग फाइनेंस से कितने क्वेश्चन आए, हर साल 5 से 7, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 5 to 6% आपका यहीं कवर हो रहा है पूरा 2 से 3 घंटे की वीडियोज़ में। सो आपको इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव टू स्टोरेज एंड पेमेंट सिस्टम डेटा। अच्छा देखो, ये उस समय का करेंट अफेयर था, बट ठीक है, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। लेट से एज ए एस्पेरेंट आप गए और आपने ये करेंट अफेयर पढ़ना आप भूल गए, अब आप इसमें ब्रेन कैसे लगाओगे, हाउ विल यू फाइट विद दिस। तो स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, इसका कुछ क्या कह रहा है कि कुछ स्टोरेज से लेके इशू होगा, है ना, कि जो हमारे पेमेंट के डेटा हैं, जो हमारा ट्रांजेक्शन डेटा है, उसके स्टोरेज से लेके कुछ RBI ने कोई डायरेक्टिव निकाले होंगे। क्या बोल रहा है कि दे शैल इंश्योर द इंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम विद इन इंडिया स्टोर हो। बिल्कुल सही लग रहा है ना, ये अपनी डेटा सॉवरेंटी के बारे में बात की जा रही है, इट लुक्स करेक्ट। सो 1 हो गया, 1 सब में है तो सिर्फ हम C ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। अब क्या बोल रहा है कि दे शैल इंश्योर द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लग जाता है आपका, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना,
वो खुद प्राइवेट सेक्टर वाले बनाते हैं, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, HCL हो गया, है ना। आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट जो प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। तो पूरा डेटा सिस्टम पब्लिक सेक्टर कैसे हैंडल कर सकता है? पब्लिक सेक्टर टेक के लिए उतना अच्छा नहीं है, वो अपना काम प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्स करते हैं। सो 2 कट हो गया, 2 कट हो गया, 2 कट हो गया, ऑप्शन 1 ऑलरेडी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू CAG। वाह भाई, CAG यहाँ क्या कर रहा है? गवर्नमेंट में इतने प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की ऑडिटिंग करता है ना CAG। अब CAG ये डेटा रिलेटेड सिस्टम की ऑडिटिंग नहीं करेगा, ये हो सकता है RBI करे, हो सकता है IRDA मतलब इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे, SEBI कर सकता है, बट CAG नहीं आएगा। CAG कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास और बहुत बड़े बड़े काम हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ऑलराइट, बट ये करंट अफेयर का था एंड मतलब इसका PYQ से कोई लेना देना नहीं है, आपके बेसिक से कोई लेना देना नहीं है। इट जस्ट अ करंट अफेयर थिंग एंड बेसिक ब्रेन अप्लाइंग क्वेश्चन। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा देखो, इज नॉट पे मैंने ये मार्क कर रखा है ना, आप ये हमेशा करना, जब भी आपको एग्जाम में दिखे ना आप इज नॉट लगा के आना, मतलब तुरंत उसको मार्क कर दो। वरना आप जैसे पहले ऑप्शन देखोगे ना, कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, अच्छा लगेगा आप मार के चले आओगे, वो इज नॉट पूछा है, आपको एलिमिनेट करना है, आपको लगेगा कि इज द मोस्ट लाइकली वाला, तो ये इज नॉट हमेशा मार्क करके रखना है। चलो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज़, मतलब इंडियन रुपीज़ गिर रहा है। इंडियन रुपीज़ क्यों गिरेगा? जब मार्केट में इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डॉलर कम हो जाएगा। बस ऐसे सिंपल लॉजिक लगाओ। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है मैथमेटिकली, बट दिस विल हेल्प यू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। रुपीज़ क्यों गिरेगा? कोई चीज़ का भाव क्यों गिरता है? जब वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रुपये स्लाइड कर रहा है, मतलब मार्केट में रुपया बहुत बढ़ गया है डॉलर के मुकाबले, मतलब डॉलर मार्केट में कम है। अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या करें? कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोट करोगे तो डॉलर आएगा, है ना। इंपोर्ट कर्ब करोगे, राइट, इंपोर्ट कर्ब करोगे तो जो डॉलर ऑलरेडी हमारे पास है वो जाने से बच जाएगा। तो मतलब डॉलर को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अपना रुपए स्टेबल होने लगेगा। सो नॉट लाइकली नहीं है, मतलब ये करेगी RBI। ठीक है, ये बिल्कुल करेगी। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। अब इसमें क्या करेगी? जो मसाला बॉन्ड, अच्छा ये देखते हैं मसाला बॉन्ड क्या है कि लेट से कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसको फॉरेन से पैसा लाना है ना, रुपीज़ डिनोमिनेशन में, तो ये अपने बॉन्ड्स रिलीज करते हैं। ऑलराइट, सो एक ये हो गया कि इंडियन बोरोवर्स को आप ये करो कि मसाला बॉन्ड रुपए डिनोमिनेशन में ले आओ, ताकि हमारे पास डॉलर जो हमारा ऑलरेडी है वो ना जाए अगर हम वापस रीपे करना हुआ। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन थिंग। इससे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट उल्टा भी नहीं हो पाएगा। ईजिंग द कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कंडीशन को ईज करना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि फॉरेन से अपना पैसा लेके आती हैं। वो डॉलर में भी ला सकती हैं, वो रुपीज़ में भी ला सकती हैं, लेकिन अगर ईज कर दिया तो क्या करेंगी? बहुत सारा डॉलर भर भर के इंडिया ले आएंगी, डॉलर बढ़ जाएगा, तो इससे भी अपना रुपया स्टेबल हो जाएगा। सो ये भी कर सकता है। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इससे क्या होगा कि रुपया बढ़ जाएगा मार्केट में। अब रुपया गिर रहा है, मतलब रुपया ऑलरेडी ज़्यादा है, आप इसको और ज़्यादा नहीं करना चाहोगे। सो दिस इज द स्टेप दैट RBI विल नॉट टेक। ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब ये है आपकी आम जिंदगी, 2025 में आएगी मिनटॉस जिंदगी। पूछ लेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट RBI मोस्ट लाइकली टू टेक टू स्टॉप द स्लाइडिंग ऑफ इंडियन रुपीज़। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ये आएगा। ऐसा है, अब 2025 में ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक है, सो आई होप कि ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एटलीस्ट ये तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि इससे रुपये बढ़ जाएगा, और रुपया ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, मतलब रुपया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले, तो यू विल ट्राई टू सक डाउन द मनी, मतलब आप रुपया मार्केट से कम करना चाहोगे, बढ़ाओगे नहीं। सो दिस विल नॉट बी द स्टेप दैट RBI विल टेक। ठीक है, थोड़ा सा हाँ लॉजिकल है, आप वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा सुनो, समझ आएगा, आई कैन गारंटी यू। ठीक है,
द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाई, अगेन दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सा सिलेक्ट करता है इसको? बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, BBB इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये उस समय के करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हो सकता है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि RBI के चेयरमैन या किसी बैंक के चेयरमैन इधर उधर अदला बदली हुई हो, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का थोड़ा सा जिक्र हुआ हो कहीं पेपर में, तो अब हुआ है तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, और ये गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनके गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए भी ये सहायता करती है। इसका चेयरमैन एक सेक्रेटरी होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए IAS लिखा हुआ है, और अब ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज नाउ रिप्लेस्ड विथ दिस वन FSIB, ठीक है। ये सिलेक्शन कमेटी की तरह काम करती है, और जो DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनल अपॉइंटमेंट DFS करता है, ठीक है। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो नाउ इज रिप्लेस्ड विथ FSIB। ये क्या करती है? सिलेक्शन कमेटी की तरह काम करती है, जो कि बड़े बड़े बैंक्स के CEOs MD इन सब के बारे में रिकमेंडेशन करेंगे, और जो DFS होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो फाइनल अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। सो 2019 में ये 2019 का ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाई इंडियन बैंक्स? अब देखो, दिस इज अ बाउंसर क्वेश्चन, आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। आई वोंट से कि आपको याद करके जाना चाहिए, कैसे करोगे? ना तो ये PYQs में आया हुआ है, ना आपके किसी स्टैटिक में है, हाउ कुड आई सपोज कि आपको ये याद आना चाहिए था? नहीं याद आएगा। नाउ लेट्स अप्लाई द ब्रेन। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट? इंटर क्रेडिटर मतलब कि क्रेडिटर कौन से हैं? बैंक्स हैं, है ना, इन्होंने किसी को लोन दिया होगा और आपस में अब ये समझौता कर रहे हैं, ठीक है। B3 B4 आपस में समझौता कर रहे हैं। अगर बैंक्स आपस में समझौता कर रहे होंगे तो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट जो होता है वो फ़ायदे के लिए होता है। फ़ायदा इनका तब होगा जब इनका लोन अच्छे से रीपे हो जाए, इनको जब इंटरेस्ट अच्छे से मिलने लगे, ठीक है। सो अब आओ ऑप्शंस देखते हैं। क्या कह रहा है? टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन एंड फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में दीज बैंक्स विल नॉट केयर डायरेक्टली, तो दे विल नॉट केयर। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, नहीं, अगर इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया होगा, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए नहीं। टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स फॉर 50 करोड़ और मोर, मे बी, बट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बोल रहा है। RBI कहाँ क्या करेगा तब? अगर आप अपने आप में ही सब एक दूसरे को रेगुलेट कर लोगे, देन वाई वी हैव RBI? सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। D ऑप्शन, टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। देखो आगे ना फायदे की बात। स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं? अपने NPA वाला मामला जो होता है ना, जो NPA वाला मामला होता है दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में आता है। तो अगर स्ट्रेस्ड एसेट है तो सारे बैंक आपस में आएंगे कि भाई SBI तुम सुनो, एक्सिस बैंक तुम सुनो, ये मेरा लेंडर है, ये मेरा क्रेडिटर है, लेट्स मेक सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट ताकि हम सबको फ़ायदा हो, है ना। सो इस तरह से दे विल कम विथ दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस। अब देखो जैसे इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट जो आया है, इसके बारे में आपको वन वर्ड एसोसिएशन जानना था कि हुआ क्यों है। अब उसके परसेंटेज क्या हैं, पूरा प्रोविज़न क्या है, ये सब मत पढ़ो। PYQs will set your boundary and you will feel that within this boundary if you prepare you can crack the exam। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट? ठीक है, बैंक का एसेट क्या होता है? जिसपे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो डिपॉजिट करती है पब्लिक, ये इनका लाइबिलिटी है, क्योंकि जो हम और आप लेट से हमारा एक्सिस बैंक या SBI में अकाउंट है तो उस पर हमें इंटरेस्ट बैंक उल्टा देगी, तो दिस विल बी एज ए लाइबिलिटी टू द बैंक, रेस्ट विल बी एट अ जस्ट लाइक अ व्हाट एसेट ऑफ द बैंक, ठीक है। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विस एरिया अप्रोच was implemented under the purview of, okay, so let's talk few things about this question. This question is repeated from the I think 2010 question, जिसमें आया था ना एक लीड बैंक स्कीम करके, ठीक है। अब लेट से कोई रील वाला आ गया, आपको बोला कि देखो ये लीड बैंक स्कीम जो आया था वो एग्जैक्ट रिपीट हुआ है 2019 में, और आपको तो पढ़ के जाना था, ये देखो कितना मैजिक हो गया, लीड यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस तरह से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जब आप एक बार पेपर हो जाता है ना
तब आपके पास गूगल होता है। आप एक वर्ड डालोगे वो 100 क्वेश्चन देगा, उसके बाद ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप कितने भी PYQ करके चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना सर्विस एरिया अप्रोच टाइप, 99% या 95% आर द चांसेस दैट आपने लीड बैंक स्कीम का वो वाला पार्ट एक्सप्लोर नहीं करा होगा। एंड दैट इज ओके, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग द एग्जामिनर, यू आर प्लेइंग योर अपोनेंट। और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आपके जैसा सीरियस कैंडिडेट इस चीज़ को नहीं पढ़ के आया है तो मोस्ट लाइकली नो वन हैज़ रेड इट। आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बाउंसर था, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर याद है ठीक है, आप बहुत मतलब दिमाग वाले हो, IQ आपका 100x है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन रट के जानी होती है ना एग्जाम में, आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर नर्व एंड लेट गो फ्यू क्वेश्चंस। दिस इज द मेन उद्देश्य, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन कि लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, आंख मूंद के स्किप देम, डोंट फाइट देम, बिकॉज यू डोंट नो। ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हो सकता था, महात्मा गांधी मनरेगा में भी हो सकता था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी हो सकता था। हाउ वुड यू एग्जैक्टली नो कि ये लीड बैंक स्कीम में ही है? हाँ, PYQ में आया हुआ है, बट उतना घुस के कौन पढ़ता है भाई, उतना घुस के पढ़ना भी नहीं है। जो चीज़ें रिपीट हुई हैं वो देखो मैं तुमको बताता हूँ क्योंकि वो सरफेस पे आई हैं, एक दो लेवल में ही पता चल जाएगा, बट दिस थिंग वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसिड? अब देखो, इसको मैं बोलूँगा कि PYQ से रिपीट हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि इंटर क्रेडिटेड एग्रीमेंट क्या हुआ था, ये अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, इनके रिजोल्यूशन के लिए हुआ था। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी पूछ लिया कि जो सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट है, तो कुछ उसी डायरेक्शन में होगा, तो लॉजिक कैन वर्क हियर, बट हियर यू आर लॉजिकलेस। आप कुछ नहीं कर सकते सर इस क्वेश्चन में। आ गया बाउंसर है, छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाकी 99 क्वेश्चन उस पर फोकस करो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग कह रहा है, अब दिख रहा है कि स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में बोल रहा है, तो इकोलॉजिकल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो ये गलत होगा, बैंक से रिलेटेड होना चाहिए। इट इज ए स्कीम ऑफ RBI फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग द जेन्युइन डिफिकल्टीज। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। इट इज ए डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग CPSU नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट से स्ट्रेस्ड एसेट का कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, ये पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है, बट अब इसमें मेरा लॉजिक क्या था कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी तब आती है ना जब अब कोई चारा नहीं बचा, अब मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ, अब मैं सारे एसेट नीलाम करो और छुट्टी करो। बट इसमें क्या कर रहा है कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग करनी है, मतलब कि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई थी, लेट्स से कोविड की वजह से, या कोई फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ गई, इकोनॉमी डाउन है, तो अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है ना तो उसकी सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग कर दो, लेट्स से टेन्योर बढ़ा दो, परसेंटेज ऑल्टर कर दो, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो डज नॉट लुक वेरी सुटेबल। दिस ऑप्शन D पार्ट, ठीक है, B पार्ट, दिस लुक्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन, एंड आई कैन से विद द फुल कॉन्फिडेंस दैट कोई भी एग्जाम में टॉपर भी जाएगा ना, उसने ये नहीं पढ़ा होगा, वो भी यही दिमाग लगाएगा, आप भी यही लगाओगे। ठीक है, सो दिस वन इज समथिंग दैट वी कैन अप्लाई आवर ब्रेन। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना जनरली, जिनमें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उनको एलिमिनेट करना बहुत ईजी होता है। सो पेपर में यू मेक श्योर दिस हैबिट कि जो भी बड़े क्वेश्चन आए ना विथ बिग एक्सप्लेनेशन, आप उनको फटाफट अटैक करो एंड यू कैन फाइट देम, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन इतना दिया रहता है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्लू छोड़ देता है कि देखो यार ये है, आप सही करके जाओ बस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड? अब देखो, साइबर इंश्योरेंस उस समय कोविड का टाइम चल रहा था और साइबर इंश्योरेंस बहुत धड़ल्ले से बिक रहा था, तो उसमें ये आया हुआ है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग द एक्सेस। मालवेयर के बारे में बात कर रहा है, मालवेयर अपना डिजिटल कंपोनेंट हो गया, तो अगर डिजिटल इंश्योरेंस साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहा तो ये कवर होगा, तो ये हट गया। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ समवन मिसक्रेंट विलफुली डैमेज्ड इट प्रोवाइडेड सो। न्यू कंप्यूटर की कॉस्ट साइबर इंश्योरेंस में, ये तो फिजिकल इंश्योरेंस जैसा हो गया ना, न्यू कंप्यूटर आपका
फिजिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, नॉट अ साइबर इंश्योरेंस। अब देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जब ये क्वेश्चन आ गया, जब मैंने 2 बार इसको पढ़ लिया, तब मैं आपको ये लॉजिक दे रहा हूँ। इट कुड बी कि एग्जाम में यू वुड नॉट हिट दिस लॉजिक। तो अगर मान लेते हैं कि अभी इसको सही है या गलत है, हमें नहीं पता, अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, ठीक है, ये भी लेजिट ऑप्शन लग रहा है, तो ये हो गया। नाउ एटलीस्ट यू रीच टू 50-50 ना, कि अब अपना 1, 3, 4, तो 4 तो हो ही गया, डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, 4 के बारे में आपको सोचना नहीं है। नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट ऑप्शन नंबर 2 कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर मिलेगा कि नहीं। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेस करके गलत करने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेजेस इट। व्हाट इफ मिस्टेक से डैमेज हो गया, विलफुली डैमेज, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस विल बी रॉन्ग और एटलीस्ट द 50-50 सिचुएशन। सो 1, 3 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ऑनेस्टली बताया कि ऐसा भी हो सकता था कि आप 50-50 पे स्ट्रगल करो, एंड दैट इज़ ओके, ठीक है। ये हुंडी के बारे में जो आया, ये तो हिस्ट्री का टर्म है जो हम अपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड, इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में। हुंडी का सीधा सीधा मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें ऐसे कुछ समझाने का नहीं है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूँ, सो आई विल लीव इट एट इट इज, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं अपने? अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वी नीड टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक होता है फाइनेंशियल डेट, एक होता है नॉन फाइनेंशियल डेट, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट क्या होता है? जो अपने बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रेपो रेट पे पैसा उठाते हैं आरबीआई से, ठीक है। वो क्या करते हैं, वापस नॉर्मल जनता को, जैसे मैं हूँ, मैन 1, मैन 2, वुमेन 1, वुमेन 2, इनको लोन कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल लोन हो गया। नॉन फाइनेंशियल लोन क्या होता है कि जैसे जिसने लोन लिया, अब वो फर्दर यूज करेगा सिर्फ उसको खर्च करने में, वापस दोबारा उसको लेंड नहीं करेगा किसी को, ठीक है। तो अब इस बेसिक को जानने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने घर खरीद लिया, मतलब आपने उस पैसे को कंज्यूम कर लिया, आप उसको दोबारा किसी और को नहीं दे रहे हो। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, सेम चीज़ है, आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करी होगी। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट लेती है। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? 1 से 14 दिन के लिए, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मोर देन दैट। सो ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट लेती है, वो पैसा लेट से या तो कहीं इंफ्रा में डालेगी या एम्प्लॉयज़ को अपना सैलरी देगी, बच्चों को कुछ मिड डे मील या कोई ऐसे बेनिफिट चलाएगी। सो दीज 1, 2, 3 ऑल ऑफ देम आर नॉन फाइनेंशियल डेट, ठीक है। सो नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब नो फर्दर लेंडिंग, आपने पैसा ले लिया, अब आपको उसे खर्च करना है। 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब दे दनादन पैसा मार्केट में बढ़ा दो, तो व्हाट इट वुड नॉट डू। देखो फिर आ गया ना नॉट डू वाला क्वेश्चन। अब इसमें वही आएगा व्हाट इट विल डू, ओनली 1, ओनली 2 करके ये पैटर्न आ जाएगा। तो क्या करें, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR, ठीक है, कट कर देगा SLR अगर रिड्यूस हो गया तो बैंक्स के पास पैसा बढ़ जाएगा। सो ठीक है, सो ये करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अगर अपना मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इसने बढ़ा दिया तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रहेगी, ये रिडक्शनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखो 1 और 3 भी ऑप्शन में कहीं दिया होगा, ये है ना सी पार्ट 1 एंड 3, तो हो सकता है कि आप देखो खुश हो जाओ कि व्हाट इट वुड डू करके आप मार दो कि हाँ 1 एंड 3 करेगा, फिर बाद में आपको लगेगा अरे यार ये दिया हुआ था। तो जैसे ही नोट दिखे तुरंत उसको गोला करो, वरना ये आपको गोला कर देगा। तो ये हो गया ना इंक्रीज मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं करेगा क्योंकि इसको इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि पैसा कम हो जाएगा और वो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बचेगी। 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आया है अपना इमीडिएट इफेक्ट ऑन M3 क्या है, हमने डिस्कस किया था, करेंसी विद पब्लिक प्लस एवरीथिंग इन बैंक। क्या बोल रहा है कि आपके पास 1000 था डिमांड डिपॉजिट में, आपने निकाल लिया, ठीक है, इसमें डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट आता है,
इसमें से 100 निकाल के इसमें ऐड कर दिया तो क्या हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला, तो टू लीव इट अनचेंज्ड, है ना। तो आपका जो M3 रहेगा दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो अपनी ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी पहली बात तो क्या होती है, जो अपने नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके परव्यू से बाहर ब्लैक मनी लोग क्यों रखते हैं, ताकि वो टैक्स बचा सकें, ठीक है। ब्लैक मनी का एक ही उद्देश्य होता है। अब देखो, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी, दिस कुड बी वन ऑप्शन, राइट। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड, etc, आई एम नॉट श्योर, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑप्शन। लार्ज ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये बिल्कुल बकवास ऑप्शन है ना। ब्लैक मनी का रीजनलिज्म से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, अब देखो दिस इज द बिगर अम्ब्रेला। मैंने यही बोला है कि आपको अगर क्वेश्चंस में क्लैरिटी नहीं आ रही कि यार क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप ब्लैक मनी लोगे तो लोग कहते हैं ना कि रियल इस्टेट और सोना खरीद लेना, ये हो सकता है एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में टिक करे कि ये भी होगा, बट आप जब तक लास्ट ऑप्शन में पहुंचोगे ना तो आपको ये बिग अम्ब्रेला दिखेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर बिग अम्ब्रेला मतलब लॉस टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स इवेजन कुड बी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, राइट, कि रियल एस्टेट में डाल दिया, सोना खरीद लिया, NFT खरीद लिया, पेंटिंग खरीद ली, कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट एंड करेक्ट ऑप्शन। बिग अम्ब्रेला इज ऑलवेज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आया है तो कुछ बेसिक्स इसके जानते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में क्या होगा, इस पे PSL नॉर्म्स लगेंगे। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, RCB, इन पे PSL नॉर्म्स नहीं लगते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, हाँ ये लिखा मैंने, अदर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स पे नहीं लगते हैं, तो बेसिकली दिस इज द सेम। अब क्या कह रहा है कि जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय RBI एक्सेप्ट दिस PAC, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक प्राइमरी लेंडिंग एग्रीकल्चर कमिटी, समथिंग लाइक दिस। सो जो PACs होती हैं दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। एक्सेप्ट PACs एवरीथिंग, कुछ भी आपको दिखे, पेमेंट बैंक, RRB, RCB, UCB, सब कुछ RBI रेगुलेट करता है, ठीक है। सो बीइंग सेड दैट, लेट्स सी, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल सेटअप, नहीं RBI है। दूसरा है दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल, वाई नॉट, वी डोंट नो कि दे कांट डू, सो वी विल गो विद यस दे कैन डू। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ 1966। अब देखो ऑप्शन 1 और 3 तो एक साथ हो भी नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर वो रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ गए थे तो स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो हट जाएगा अपने आप, सो ये तो वैसे भी कट गए, तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा, 2 और 3, ठीक है। सो दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्या बोल रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखो थोड़ा सा ये माइक्रो इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है, सप्लाई डिमांड, इन्फीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूंगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ना। क्या कह रहा है कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, द मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज। मतलब एक गुड है, लेट्स से एक कोई टैबलेट है ना, iPad या टैबलेट है, उसका डिमांड इंक्रीज कब होगा, क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, लेट्स से ये एप्पल का iPad है ना, ये सैमसंग का पैड है, ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब आप या तो ये ले लो या ये ले लो, तो इसकी डिमांड कब बढ़ जाएगी, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। मतलब लेट्स से iPad की डिमांड कब बढ़ जाएगी, जब एप्पल, ये जो सैमसंग है इसकी डिमांड बढ़ गई। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, है ना, तो ऑप्शन 1 सब में है, ये B हमने काट दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड, देखो अब लेट्स से iPad के साथ एक पेंसिल भी लेनी पड़ती है ना आपको, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर पेंसिल का दाम बढ़ गया तो iPad का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गया, ऐसा मान लेंगे लोग, क्योंकि बिना पेंसिल के iPad बेकार है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो दिस वोंट बी द ऑप्शन, ठीक है। सो सेकेंड हमने काट दिया। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। इन्फीरियर गुड क्या होता है, लेट्स से iPad के सामने जो ये सैमसंग का जो पैड है ना, ये इन्फीरियर है,
तो लेट से मेरी अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं सैमसंग से इस पे शिफ्ट हो जाऊंगा, आईपैड पे, है ना। तो अगर कंज्यूमर की बढ़ी तो मार्केट डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ रहा था, इट्स प्राइस फॉल। ऑफ कोर्स जब अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। सो 1, 3 and 4, ठीक है। ये वाला समझ आ गया ना कि द गुड इज इन्फीरियर गुड, है ना, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज। सो ओ सॉरी ये गलत कर गया मैं, देयर इज ए करेक्शन। सो अगर इन्फीरियर गुड है और कंज्यूमर का इंक्रीज हो गया तो उसका डिमांड इनफैक्ट कम हो जाएगा, है ना, बढ़ेगा नहीं। सो 3 विल ऑल्सो नॉट बी द ऑप्शन। सो 1 and 4 ओनली। देखो गलती हो गई, ऑनलाइन एकदम लाइव ही, ठीक है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इससे ज़्यादा मत पढ़ना, थोड़ा सा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है तो देख लेना कि इन्फीरियर गुड क्या होता है, सप्लाई डिमांड के रिलेशन क्या होते हैं, बेसिक, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के फंक्शन के बारे में वापस से पूछा है, करते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि इंडिया में सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब ये बैंक्स को एकदम लास्ट में जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तब वो जाते हैं उसके लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पास और वो लोन लेते हैं अपने। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, द प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, नथिंग एल्स, ठीक है। 2 ओनली। आरबीआई विल नॉट केयर अबाउट द इंडस्ट्रीज, आरबीआई विल नॉट केयर अबाउट द गवर्नमेंट, इट विल ओनली केयर अबाउट द बैंक्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, ब्रॉड रेंज का, ठीक है। सो अपना पहला बायस क्या होगा कि हम मानेंगे कि हाँ यार हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है बॉन्ड का यील्ड। इफ़ वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट वी विल नॉट कट इट, ठीक है। सो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरल रिजर्व बिल्कुल करेगा, वी डोंट नो कि नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है, वो फेड टेपरिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होती है, आई होप कि आपको पता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बॉन्ड यील्ड पे फर्क पड़ता है। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन, GSAP, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सब होता है, सबसे फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, बिल्कुल, अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से भी बॉन्ड यील्ड घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, और नहीं तो ये बेसिक बायस आपको होना चाहिए कि अगर मुझे एग्जैक्ट पता है कि नहीं होता है तभी मैं गलत काटूंगा, अदरवाइज मैं सबको सही मारूंगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड इज ए वेरी ब्रॉड टॉपिक। चलो 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, अभी गवर्नर चेंज हुआ अभी रिसेंटली दिसंबर में अपना। सो देख लेते हैं। सो जो FSRC होती है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिकमेंडेशन कमेटी समथिंग करके, मे बी मेरा ये एब्रीवेशन रॉन्ग हो, तो एक ये सेक्रेटरी हेड करता है, दे एक्ट एज ए अपॉइंट कैबिनेट, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी की तरह एक्ट करते हैं ये। उसके बाद जो रिकमेंडेशन होता है वो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के पास जाता है, जिसका हेड अपने PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और देन दे अपॉइंट दिस 4 डेप्यूटी गवर्नर और 1 गवर्नर, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, एक बार में अपॉइंटमेंट इनका 3 साल के लिए होता है, ठीक है। बीइंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, तो ये कट जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सर्टन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना शॉर्ट और स्वीट डॉक्यूमेंट है, शॉर्ट तो नहीं है बट RBI के फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें कि कौन क्या किस पे करेगा, वो ये सब पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं डाला है, ठीक है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी इन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 2 और 3 तो साथ में वैसे भी नहीं हो सकता, तो B ऐसे कट गया, B ऐसे कट गया, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से करेगा या RBI से एक्ट से करेगा। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी ब्रॉड एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करता है। सो बाय दिस लॉजिक वी कैन रीच टू 1 and 3, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है बट दिस इज द एंड ऑफ मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस 2022। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मनी पॉलिसी ऑफ US फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो US की है वो टाइट हो गई, मतलब US का जो RBI है उसने अपने रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। अब रेट को बढ़ा देगा तो जो बैंक्स होंगे ना वो अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे, है ना। लेंडिंग रेट्स अगर बढ़ा देंगे तो क्या करेगा कि जो US की जनता यहाँ पे इन्होंने डॉलर रखा हुआ था इंडियन मार्केट में, वो डॉलर अब इनको दिखेगा कि यहाँ पे भी लेंड करके पैसा कमाया जा सकता है।
सो वो डॉलर लेके भाग जाएंगे। ठीक है, आई होप ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है आपको कि यूएस ने अपना लोन महंगा किया, बैंक ने अपना लोन महंगा किया, अब जो यूएस के बंदे यहाँ डॉलर डाल के पड़े हुए हैं वो लेके भागेंगे पैसा कि अब मैं यूएस मार्केट में लोन दे के पैसे कमाऊंगा। अब इसका उल्टा, अगर यूएस ने अपना लोन सस्ता कर दिया, मतलब यूएस की आरबीआई ने, तो उनके बैंक्स का भी लोन सस्ता हो जाएगा, तो वो वापस लेके डॉलर इधर आएंगे कि यार वहाँ सस्ता हो गया, अब मुझे यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ये 2 और 3 कट गया। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब क्या कह रहा है कि डॉलर, मतलब कैपिटल फ्लाइट हो गया, डॉलर अपने यहाँ से चला गया, डॉलर चलेगा तो रुपया अपना गिर जाएगा। तो लेट से अगर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किसी ने लिया था, 60 रुपये चल रहा था $1, अब डॉलर चला गया, रुपया गिर गया, तो उसको $80 पे, मतलब 80 रुपये डॉलर पे पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी सही हो गया, तो ये कट गया। कह रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहा है, अगर डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होती है तो रिस्क बढ़ जाता है ना, घटता नहीं। अभी हमने डिस्कस किया ना कि 60 पे लिया था, 80 पे देना है, तो रिस्क बढ़ गया भाई, कमा तो कम ही रहे बट ये फ्लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 और 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन टू हाई मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, बस ऐसे सिंपल लॉजिक रखना है। आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाई करके मार्केट में और पैसा डाल देगी, नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, काट दिया काट दिया काट दिया, लो सीधा ही ऑप्शन पे पहुंच गए। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इफ रूपी इज रैपिडली डेप्रिकेटिंग, रूपी डेप्रिकेट हो रहा है मतलब मार्केट में रुपया कम है, सॉरी रुपया बहुत ज़्यादा है, रुपया बहुत ज़्यादा है डॉलर के मुकाबले, है ना, डॉलर के मुकाबले, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। बिल्कुल आरबीआई मार्केट में डॉलर बढ़ा देगा और रुपया कम करेगा ताकि बैलेंस बन सके, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू रिड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। अब देखो क्या यही वाला क्वेश्चन सीधा नहीं आ गया, दिस वन हमने डिस्कस किया था ना कि अगर यूएसए और यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फॉल कर गए, है ना, इंटरेस्ट रेट फॉल कर गए तो उनके यहाँ लोन सस्ता हो गया, उनके यहाँ लोन सस्ता होगा तो वो क्या करेंगे, अपना डॉलर लेके इंडिया में आ जाएंगे कि भाई मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा मिल रहा है, तो डॉलर जैसे इंडिया में आएगा डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, अपना पैसा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स मतलब अगर डॉलर इसमें आ गया तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर सोखने की कोशिश करेगा ताकि रुपया बहुत चढ़ ना जाए, क्योंकि अगर बहुत चढ़ जाएगा तो जो अपने एक्सपोर्टर हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। अब ये सब कैसे कनेक्टेड होता है वो भी डिस्कस करेंगे, बट आई होप यू नो द बेसिक्स ऑफ इट। ठीक है, 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के बारे में पूछ रहा है। सीबीडीसी अभी हमने पिछले बार डिस्कस किया था ना, दे आर लाइक द बिटकॉइन बट आर रिलीज्ड बाई और सॉवरेन गवर्नमेंट। ठीक है, कह रहा है इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, जब डिजिटल वर्ल्ड में आ जाओ, टू मेक पेमेंट डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल सीबीडीसी और बिटकॉइन का मतलब यही हुआ था कि बिटकॉइन इसलिए था ना कि एनोनिमस हम कर सकें ट्रांजैक्शन बिना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के या बिना किसी गवर्नमेंट फायरवॉल के। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ कंडीशन प्रोग्राम। बिल्कुल डिजिटल करेंसी है, कोई भी कंडीशन डाल दो कि भाई एक दिन में 500 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, 50 रुपये का आपको चाय पीना पड़ेगा, कुछ भी प्रोग्रामिंग डाल दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो बोथ 1 और 2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 2023 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज कंसिडर टू पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन के बारे में, अच्छा चलो स्टेरिलाइजेशन अगर आप एक नॉर्मल जनता होगा, आप स्टेरिलाइजेशन के बारे में कैसे सोचोगे कि जैसे आपको चोट लग गई है ना, तो उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणु आने लगते हैं, है ना, तो जीवाणु को मारने के लिए आप क्या करते हो, कुछ ऐसे अल्कोहल टाइप का वाइप डालते हो ताकि वो मर जाए। तो स्टेरिलाइजेशन आरबीआई के प्रोस्पेक्टिव से क्या होगी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ किस फॉर्म में हो सकती है, या तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यार रुपया बहुत जल्दी डेप्रिकेट हो रहा है या डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, एनी केस, या फिर हम इन्फ्लेशन टारगेट नहीं मीट कर पा रहे हैं। इन आइदर केस
आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, या तो पैसा कम करने की कोशिश करेगा या पैसा बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिंपल मतलब है स्टेरलाइजेशन का। सो स्टेरलाइजेशन से क्या होगा कि अब इसमें कह रहे हैं, अब स्टेरलाइजेशन में उसको क्या करना है, पैसे को या तो कम करो या पैसे को ज़्यादा करो, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन कौन सा, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर ये कम से कम 5वीं बार क्वेश्चन आया है, 5th टाइम रिपीटेड। सो जस्ट रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। तो ऑप्शन ए आ गया, तो ऑलरेडी वी आर डन। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ओवरसाइट नहीं करना है, आपको एक्शनेबल चीज़ लेना है। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, फालतू बात है। रेगुलेट एंड फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग, ये भी फालतू बात है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप पैसे की लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, बहुत मेहनत लगी। 2024 में जो 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्या करेंगे हम, 2024 के सारे पेपर को एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चंस को। उसके लिए मैं 2023 तक ही कराया, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हो तो देखो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी योर सीरियसनेस, कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट PYQ एंड इफ़ यू रियली अप्रिशिएट माई एफर्ट, माई ऑनेस्ट एफर्ट। मैंने अभी पहले भी बोला कि आई एम नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई हैव नो मनी एडवांटेज, आई एम जस्ट शेयरिंग वट आई विल कैरी इन माई प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन हॉल। सो दिस इज़ द ऑनेस्ट एफर्ट, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू अप्रिशिएट बाई गिविंग मी दिस स्मॉल गिफ्ट, ओके। सो विद दैट आवर मनी बैंकिंग फाइनेंस इज कंप्लीट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और कल से हम शेयर मार्केट स्टार्ट करेंगे, वो भी अपना सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी फिनिश करना है। आज ये नोट्स अपना टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा, उसको डाउनलोड करो, फिनिश करो, 2-3 बार रिवाइज करो एंड जस्ट डन विद योर मनी बैंकिंग फाइनेंस। इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आप करोगे, आई कैन गारंटी इट, ठीक है। सो बीइंग सेड दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ लोग पर्सनल मैसेज भी करना चाह रहे हैं, मैं उनको भी रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो या दैट्स इट, थैंक यू, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे कनेक्टेड।